So dear student, welcome again to your educational platform. आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, एसेंट फार्मूला। देखिए कैपिलरी ट्यूब के अंदर हमने देखा कि लिक्विड जो है जनरली अपने नॉर्मल लेवल से या तो राइज करता है या फॉल करता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फ्लूइड इनसाइड। अब कितनी हाइट तक वो राइज करता है वो हम हाइट कैलकुलेट करेंगे और जो फॉर्मूला निकल के आता है उसी फॉर्मूले को हम एसेंट फार्मूला बोलते हैं। सो वेल उससे पहले हमने क्या कुछ डिस्कस कर लिया, हमने सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी कैलकुलेट किया था एंड द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अलग अलग केसेस में जैसे रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, उसमें सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स बनेगा ये हमने कैलकुलेट किया था। एक्सेस प्रेशर के बारे में हमने सीखा था। एक्सेस प्रेशर में हमने देखा था कि भाई जो अगर कोई हमारे पास कैपिलरी ट्यूब में प्लेन मेनिस्कस बनता है तो उस केस में एक्सेस प्रेशर कितना बनता है, डेल्टा पी इक्वल्स टू 0 हमने कहा था। और अगर हमने कहा था कि भाई कन्वेक्स मेनिस्कस बनता है, कन्वेक्स मेनिस्कस बनता है तो इसमें डेल्टा पी हमने कहा था वो होता है 2s बाय आर। आर क्या है, मेनिस्कस की रेडियस हमने कंसीडर की थी। सिमिलर वे में कनकेव के लिए भी हम यही कह सकते हैं, कनकेव अगर मेनिस्कस बनता है तो कनकेव मेनिस्कस के लिए भी डेल्टा पी हम लिखेंगे 2s बाय आर। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, भाई ये जो नॉर्मल लेवल से लिक्विड राइज कितना करेगा इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हमने एक्सेस प्रेशर और भी आपको बताया था, जैसे लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर कितना होता है, सेम इतना ही होता है 2s बाई आर, सेम इतना ही होता है। ठीक है, अगर शॉप बबल है तो 4s बाई आर होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो वेल अभी आज हम सबसे पहले तो सीखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है बेटा। उसके बाद हम एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली लेट्स सपोज कि मान लो एक लिक्विड ड्रॉप किसी सरफेस के ऊपर इस तरीके से फ्लैट हो गई। ठीक है, ये कोई लिक्विड ड्रॉप है, मे भी हो सकता है कि वो लिक्विड ड्रॉप अपने आप को स्फेरिकल शेप की रखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हो सकता है उसमें कोएसिव फोर्स ज्यादा हो एज कंपेयर टू एडेसिव फोर्स। अब मैंने यहां पे क्या किया, दो सरफेस टेंशन ड्रॉ करूंगा। सरफेस टेंशन एक तो सॉलिड सरफेस के लिए, ये सॉलिड सरफेस के लिए हो गया, और ये लिक्विड सरफेस के लिए सरफेस टेंशन। और जो लिक्विड साइड का एंगल बनता है उसी को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल रहे हैं। यहां पे आप देख पा रहे हो इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट जनरली लेस देन 90 डिग्री है बेटा। और अगर यहां पे हम बात करें, यहां पे सॉलिड सरफेस का जो सरफेस टेंशन है वो ये है, और यहां टेंजेंट अगर हम लिक्विड सरफेस के साथ ड्रॉ करें तो ये सरफेस टेंशन बनेगी लिक्विड सरफेस के लिए, और ये लिक्विड साइड का एंगल, इसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर ये केस हम ध्यान से देखें तो इसमें बेसिकली यहां पे हम कहेंगे कि एडेसिव फोर्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। ओके, और इसमें सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी भी इसके कंपैरिजन में कम है। इसमें सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी ज्यादा है, स्फेरिकल शेप एक्वायर रखती है ये। इस केस में अगर हम बात करें तो हमारा एडेसिव फोर्स जो है वो लेस है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए स्फेरिकल शेप रहने की कोशिश कर रहा है। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी यहां पे ज्यादा है। अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट हम इन जनरल क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन द सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड सरफेस टू द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड की तरफ। ठीक है, और सरफेस टेंशन पे क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता होगा? यस, बिल्कुल पड़ता है। सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर के साथ में क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। तो यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, इसको चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसमें मैंने जैसे जैसे इस ड्रॉप के लिए अगर मैंने टेम्परेचर राइज किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये फ्लैट होना शुरू हो जाएगी, शेप में आना शुरू हो जाएगी। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होता है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सरफेस टेंशन विद द राइज ऑफ टेम्परेचर कितना चेंज होता है, मान लो कि ये है सरफेस टेंशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर
टी, तो मैं लिखूंगा ये है सरफेस टेंशन एस नोट, इसको लिखूंगा 1 माइनस एल्फा डेल्टा टी। मतलब ये सरफेस टेंशन बनती है टेम्परेचर के साथ में। यहां पे एस नोट का मतलब क्या है? एस नोट का मतलब है सरफेस टेंशन बेटा, सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और ये एस टी क्या है? एस टी का मतलब है सरफेस टेंशन एट टी डिग्री सेल्सियस। और अल्फा यहां पे क्या है? अल्फा यहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन है। इसको हम क्या लिखेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, सो इस तरीके से आप किसी भी टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ध्यान रहे एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज होता है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। इसके बाद आता है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन जिसको हम बोलते हैं। कैपिलरी एक्शन या कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी का मतलब है कि जो लिक्विड है जनरली, जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड नॉर्मल लेवल से या तो राइज करता है या फॉल करता है, तो जो ये एक्शन है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? कैपिलैरिटी। इस फिनोमिना को हम कैपिलैरिटी बोलते हैं। अब वो नॉर्मल लेवल से कितना राइज करता है, कितना फॉल करता है, इसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। अब इस कैपिलरी एक्शन का बहुत सारा यूज है। वैसे आपको लगता होगा कि इसका क्या यूज है। देखिए इन जनरल हम बात करने जाते हैं, नहाने जाते हैं, तो एक टॉवल यूज करते हैं। टॉवल कैसा होता है? जिसमें आपने देखा होगा कि ज्यादातर केसेस में ऐसा टॉवल यूज करते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, कोई सिल्क का कपड़ा हम जो है टॉवल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कैपिलरी एक्शन नहीं होता। जैसे ही हम सर के ऊपर उस टॉवल को डालते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्बिंग उसके अंदर कैपेसिटी है, और वो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किसकी वजह से है? उसकी कैपिलरी एक्शन के चलते है। स्पंज वगैरह होता है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर भी कैपिलरी एक्शन है। ठीक है, इसके अलावा आपने नोटिस किया हो कि जो किसान है, फार्मर है, खेत के अंदर पानी लगाने के 2-3 दिन बाद में उसके अंदर हल चलाते हैं। उसके पीछे भी यही रीजन है। अगर वो हल नहीं चलाएगा तो इन जनरल क्या होगा कि पानी जो है जैसे जैसे सूखता जाएगा, जमीन के अंदर छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब टाइप जो है स्ट्रक्चर बन जाती है, पोर्स बन जाती है। और उस कैपिलरी ट्यूब के बनने से जब पानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है तो नीचे का पानी ऊपर आकर के इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि कैपिलरी एक्शन के चलते जो नीचे की मॉइस्चर है वो ऊपर की तरफ आएगी, पानी ऊपर की तरफ आएगा और वो इवेपोरेट होना शुरू होगा। इससे क्या होगा कि जमीन की काफी गहराई तक की नमी जो है वो खत्म हो जाती है और जमीन जनरली एक पत्थर के जैसा बनना शुरू हो जाती है, हार्ड हो जाती है। सो इसीलिए उसके अंदर 2-3 दिन के बाद में हल चलाना पड़ता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कैपिलरी एक्शन जो है वो कैपिलरी एक्शन यहां पे भी एक्ट करता है। ठीक है, अब हम जनरली बात करते हैं कि हमारे कैपिलरी एक्शन के चलते जो लिक्विड है नॉर्मल लेवल से कितना राइज करता है और वो हाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो कैपिलरी के बाद अपना आता है एसेंट फॉर्मूला, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। एसेंट फॉर्मूला, एसेंट फॉर्मूला बेटा देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं। एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं और जिसको हमने किसी ट्रे के अंदर लगा रखा है। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर हमने लगा दी। लेट्स सपोज ये है कैपिलरी ट्यूब, और इसके अंदर हमने एक लिक्विड भी फिल कर दिया। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड यहां तक राइज किया हुआ है। लेट्स सपोज कनकेव मेनिस्कस बना रहा है, मैंने मान लिया। ये है अपने नॉर्मल लेवल से लिक्विड राइज किया हुआ है। कितनी हाइट तक? लेट्स सपोज h हाइट तक राइज किया हुआ है, जो h हमें कैलकुलेट करना है। इस वाटर
को या फ्लूइड को हमने जो डेंसिटी कंसीडर किया है वो रो हमने कंसीडर कर ली। कैपिलरी ट्यूब जो है उसकी रेडियस हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लिया, और कैपिटल आर मैं रेडियस कंसीडर करूंगा इस मेनिस्कस की रेडियस को। ठीक है, तो यहां लिख लेता हूं मैं जो चीज अभी मैंने आपको बताया, इसको हम let small r be the radius of capillary tube। ठीक है, और कैपिटल आर हमने कंसीडर किया रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। एच हाइट तक लिक्विड राइज कर रहा है, और इसमें एक चीज और नोटिस करने की, एच लेवल तक जो कॉलम के अंदर लिक्विड राइज किया हुआ उसका वेट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता होगा। लेट्स सपोज कैपिटल एम जी मैंने कह दिया, उस लिक्विड का वेट बनता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट कर रहा है। सरफेस टेंशन यहां पे आपने कह दिया कि एस है सरफेस टेंशन, और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है वो थीटा है। एंगल ऑफ कांटेक्ट मैंने आपको जैसे पढ़ाया, प्योर वाटर और ग्लास के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट 8 डिग्री का बनता है, और मरकरी और ग्लास के बीच में अगर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट देखें तो वही एंगल ऑफ कांटेक्ट 140 डिग्री का बनता है। ठीक है, यानी मरकरी जो है वो जनरली कन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है, जबकि वाटर जो है कनकेव मेनिस्कस बनाता है। अब ये जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन के चलते जो फोर्स बनेगा उसकी डायरेक्शन हम देखते हैं, इसका अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन बनता होगा, ये एस बन रहा है, और ये एंगल मान लो थीटा है, तो एस का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा उसको निकालते हैं। एस का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा अपना एस कोस ऑफ थीटा, इस डायरेक्शन में बनता है कंपोनेंट तो एस साइन थीटा। बट जनरली यहां पे जो एस साइन थीटा बनेगा उस एस साइन थीटा के साथ में ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी ट्यूब के चारों तरफ जो एस साइन थीटा वो एक दूसरे से कैंसिल होंगे, बट जो कंपोनेंट बनेंगे एस कोस थीटा ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, इनकी वजह से जो फोर्स बनेगा वो फोर्स बैलेंस करेगा इसके वेट को, और जिस जगह पे ये बैलेंस हो जाता है उस हाइट पे हमारा लिक्विड जो है वहां तक राइज करता है। तो हम यहां पे वो हाइट कैलकुलेट करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया, इसकी एक और शेप बना के देखी। जो मेनिस्कस बन रहा है कनकेव मेनिस्कस, इसको मैं बना रहा हूं, ये कनकेव मेनिस्कस कुछ ऐसे बन रहा है, ये कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है स्मॉल आर, और ये मेनिस्कस बन गया, ये खाली पोर्शन है जिस जगह पे लिक्विड है नहीं। ठीक है, अब जो एस कोस थीटा आप देख रहे हो वो इस डायरेक्शन में एस कोस थीटा बन रही है हमारे। ठीक है, एस कोस थीटा कंपोनेंट्स जो है यहां बन रहे हैं, कितने हिस्से में कितने लेंथ पे लग रहे हैं, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ क्या होता है फोर्स, तो ये टोटल पेरिफेरी के अलोंग लग रहा है, तो टोटल पेरिफेरी कितना है अपना 2 पाई आर, 2 पाई आर, यानी लेंथ इनटू सरफेस टेंशन क्या बन गया फोर्स, क्योंकि आपने सरफेस टेंशन को डिफाइन किया था F अपॉन L, तो फोर्स निकालेंगे तो फोर्स किसके बराबर होगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन का कंपोनेंट है एस कोस थीटा, और लेंथ जो है जिस लेंथ पे ये बन रहा है वो है 2 पाई आर, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बन गया ये, इसको बैलेंस करेगा mg। तो मैंने क्योंकि लिक्विड हमारा रेस्ट पे है, एज लिक्विड इज एट रेस्ट, so we can say that mg is equals to क्या होना चाहिए, mg is equals to s cos of theta into 2 pi r into 2 pi r। अब देखो बेटा यहां पे m जो है उसको मैं यहां पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जो भी लिक्विड का वॉल्यूम है इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम कितना है ये बताइए, सिलेंड्रिकल शेप मैंने कंसीडर किया यहां तक कि अगर मैंने कंसीडर किया कि भाई यहां तक लिक्विड फिलअप किया हुआ है, तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम मैंने लिख दिया, कितना बनेगा वॉल्यूम, यहां हमने लिखा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये तो पूरा सिलेंड्रिकल पोर्शन, लेकिन ये पूरा फिलअप नहीं है, ये पोर्शन एम्प्टी है, यहां से एम्प्टी है,
जो मैंने ये कनकेव शेप बनाया है ये एम्प्टी पोर्शन है। ऑलमोस्ट इसको हम हेमिस्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है 2/3πr³, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इस फ्लूइड की डेंसिटी हमने रो कंसीडर किया, इनटू जी, ये हमारा वेट है इस लिक्विड का, और इज इक्वल्स टू हमने कहा एस कॉस ऑफ थीटा इंटू 2πr। अब इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे πr²h कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस यहां पे 2/3r रह गया, h से मल्टीप्लाई, h से डिवाइड, h बाहर आ गया, ये बच गया, इंटू रो इंटू जी, और इक्वल्स टू एस कॉस ऑफ थीटा इंटू 2πr। अब देखिए बेटा, यहां पे कैपिलरी ट्यूब जो होती है, कैपिलरी ट्यूब में हम ये मान के चलते हैं फाइन बोर्ड ट्यूब है जिसकी रेडियस न के बराबर होती है, नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स हाइट। यहां पे जो एच हाइट बन रही है इसके कंपैरिजन में आर ऑलमोस्ट बहुत ही स्मॉल होगा। तो ये जो फैक्टर है ये बहुत ही नेग्लिजिबल फैक्टर है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। सो हमने इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ये पोर्शन को मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास जो बचा वो मैं लिख देता हूं, πr²h रो z इज इक्वल्स टू एस कोस थीटा इंटू 2πr। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए, पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ, ठीक है। जो बाकी टर्म बची है उस टर्म के हिसाब से अब समझते हैं। ये आपको समझ आ गया तो मैं इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहां पे बचा है मेरे पास में आर एच रो जी इज इक्वल्स टू एस कॉस थीटा इंटू 2, ठीक है, पाई और आर कैंसिल हो चुका था। अब हमें एच यहां से कैलकुलेट करना है, तो एच विल बी इक्वल्स टू 2s कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर रो जी। ये एच आ गया, एसेंट फॉर्मूला इसी को हम बोल रहे हैं, एसेंट फॉर्मूला हम इसी को बोल रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिगर के साथ देखते हैं, फिगर इंपॉर्टेंट है यहां पे। यस, ये देखिए, ये सारा आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जैसे मैंने ये शेप बनाई थी, इस शेप में स्मॉल आर को मैंने कैपिलरी ट्यूब की रेडियस लिया था, और कैपिटल आर जो है, ये जो मेनिस्कस बन रहा है, मेनिस्कस की रेडियस को हमने कैपिटल आर कहा, ठीक है, कैपिटल आर कहा। सो यहां पे मैं इसको बना के देखता हूं, मान लो ये मेनिस्कस की रेडियस है, ठीक है, इसको मेनिस्कस की रेडियस हम मान लेते हैं, और जो कैपिलरी ट्यूब है उस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, और ये है कैपिटल आर जो इसके सेंटर तक, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा ये भी कॉन्टेक्ट एंगल ही है, आप कैलकुलेट करोगे तो थीटा ही वही आएगा, सेम टू सेम। ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, एक ट्रायंगल बन रही है। यहां पे एक टर्म आ रही है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, यानी कैपिलरी ट्यूब की रेडियस अपॉन मेनिस्कस की रेडियस। तो ये मेरे पास आ गया, जहां स्मॉल आर है उसको मैं वेरी कर सकता हूं, स्मॉल आर कैन बी रिटन एज स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, स्मॉल आर लिख लीजिए कैपिटल आर कॉस ऑफ थीटा, स्मॉल आर को मैंने ये लिख दिया। अब इसमें ये वैल्यू अगर पुट करूंगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, तो मतलब इस फॉर्मूले के अंदर एडिशनल मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 2s अपॉन कैपिटल आर रो जी, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल आर मेनिस्कस की रेडियस आएगी, मेनिस्कस की रेडियस अगर लिखोगे तो यहाँ cos थीटा फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, साथ साथ में नोट करते रहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मान लो ये तो एसेंट फॉर्मूला हो गया हमारा, रिक्वायर्ड एसेंट फॉर्मूला जिसको हम बोल रहे हैं, रिक्वायर्ड एसेंट फॉर्मूला। अब
इन केस मान लो ये कैपिलरी ट्यूब हमारी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की ना होकर के स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की होती है, तो एसेंट फॉर्मूला क्या बनेगा उस पे बात करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, फॉर कैपिलरी ट्यूब स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा, मान लो ये बनाते हैं, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बना दिया हमने, ऐसी टाइप की ट्यूब है, ठीक है, जिसकी साइड हमने ए ले लिया, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है तो उसकी एक साइड को हमने ए कंसीडर कर लिया। तो जो एसेंट फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू, हमने लिखा था 2s cos ऑफ थीटा अपॉन r, लिख रहे थे कैपिलरी ट्यूब की रेडियस की जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, उसके साइड आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगा उसका, ठीक है, यानी a रो z, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी साथ में ध्यान, सॉरी एस, यहां पे एक चीज और इंट्रोड्यूस करते हैं, 2 की जगह 4 आएगा, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाता है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला यूज करना है, सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे इससे। अभी हम बात करते हैं कि जो अगर इनसफिशिएंट हाइट की ट्यूब अगर हम लें, इनसफिशिएंट हाइट की हम अगर कैपिलरी ट्यूब लें, तो क्या लिक्विड ओवरफ्लो करेगा या नहीं करेगा, इसको चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले, जैसे मान लो कैपिलरी ट्यूब आपने ले रखी थी और इसमें लिक्विड यहां तक राइज किया हुआ था, ठीक है, नॉर्मल लेवल से H लेवल तक लिक्विड राइज किया हुआ था। अगर मैंने इनसफिशिएंट हाइट की ट्यूब ली होती तो क्या लिक्विड ओवरफ्लो करता? तो इसको समझने के लिए वापस अपने को एसेंट फॉर्मूले पे आना पड़ता है। एसेंट फॉर्मूला बोलता है H इज इक्वल्स टू 2s अपॉन कैपिटल R रो Z। मैंने ये भी फॉर्मूला बताया था, कोस थीटा नहीं यूज करना है तो यहां पे मेनिस्कस की रेडियस ले लीजिए, और यहां पे H इंटू कैपिटल R इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे 2s अपॉन रो इंटू Z। आप देख रहे हो कि यहां पे 2s सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है, दोनों जो सरफेस कांटेक्ट कर रहे हैं उन पे डिपेंड करती है, एक ग्लास है और एक यहाँ पे लिक्विड जो भी ले रखा है वो फिक्स है, डेंसिटी फिक्स है, जी की वैल्यू फिक्स है, तो ये ओवरऑल एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गई मतलब। अब ये एच आर अगर कांस्टेंट है तो वी कैन से दैट एच इज रेसिप्रोकल ऑफ आर, एच इज रेसिप्रोकल ऑफ आर, यानी अगर आप एच को डिक्रीज करोगे, अगर आप एच को डिक्रीज करोगे तो करस्पॉन्डिंग जो मेनिस्कस की रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगी, बट लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आप एच को डिक्रीज करोगे तो आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो आपको नोट करने में। जैसे मान लो मैंने पहले मेनिस्कस ये ले रखा है, जैसे एच को कम करोगे तो ये मेनिस्कस की रेडियस और कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब और कम हो और ज्यादा हो जाएंगे, एच को कम करोगे तो रेडियस जो है बढ़ जाएगी मेनिस्कस की, ये रेडियस मतलब ये बनेगी, और कम करोगे तो फिर रेडियस और बढ़ जाएगी, इस तरीके से, यानी एच जितना कम करते जाओगे रेडियस बढ़ती जाएगी मेनिस्कस की, और अल्टीमेटली प्लेन हो जाएगा। प्लेन सरफेस जैसे ही होगा, जो नॉर्मल लेवल है यहां पे आके प्लेन होगा, जैसे ही एच इतनी कर दोगे तो प्लेन लेवल बन जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कई बार कि कैपिलरी ट्यूब की हाइट कितनी की जाए, कितनी की जाए सो दैट कि मतलब अगर मैंने हाइट और ज्यादा इंक्रीज कर दी तो अप टू इनफाइनेट तक आप हाइट बढ़ा सकते हो। अगर मैंने h की जगह 2h हाइट की ट्यूब ली होती तो लिक्विड कहां तक राइज करता, 2h तक। 4h की हाइट की ट्यूब ली होती तो 4h तक लिक्विड राइज करता, याद रखिए, क्योंकि जैसे ही आप हाइट बढ़ाओगे, हाइट बढ़ाने से लिक्विड का कॉलम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक है, ये इनफाइनाइट तक जा सकती है हाइट, लेकिन कंडीशन ये है कि यहां पे फ्लूइड भी उतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये था एसेंट फॉर्मूला मेनली जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते होते हैं। एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि भाई ये एक कैपिलरी ट्यूब आपने लगा दी, ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब आपने यूज की
किसी लिक्विड के अंदर लगा रखी है और नॉर्मल लेवल से ये लिक्विड जो है राइज किया हुआ है, सपोज करो यहां तक, ठीक है, यहां तक h हाइट तक लिक्विड राइज किया हुआ है। अब अल्टीमेटली मैंने इस कैपिलरी ट्यूब को क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने पे मान लो लेवल यहां तक जा रहा है। अब उसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसको कितनी एंगल पे आपने टिल्ट किया है, वो एंगल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंगल मान लो यहां मैंने अल्फा कंसीडर कर लिया और ये लेंथ है एल, यहां तक, इस लेवल तक, ठीक है। सो एल और एच में रिलेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, एल पूछ लेता है, एच दे रखा है तो, या एल दे रखा है तो एच पूछ लेता है, तो आप यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए। तो ये एक ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे cos ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू h अपॉन एल, h अपॉन एल। इससे आ जाएगा आपका ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाना है, इसमें कोई ज्यादा एसेंट फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है, ठीक है। सो h निकालना है तो h निकाल सकते हो, l निकालना है तो आप लिखोगे h अपॉन में cos ऑफ एल्फा, इससे आ जाएंगे, ठीक है। ये था एसेंट फॉर्मूला। तो वेल, आई होप कि सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जितना मैंने आज पढ़ाया है। एसेंट फॉर्मूला, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, इसके अलावा हमने सीखा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सरफेस टेंशन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो भी सीखा। तो इन पे आप क्वेश्चंस लगाइए। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारा जितने भी लेक्चर अभी तक मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के डाले हैं सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने देखे भी होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप एग्जाम हट टीम के साथ बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।